श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के इंट्रोडक्शन पार्ट के दूसरे वीडियो को लेकर आए हैं। ये इंट्रोडक्शन में कुछ 5-10 वीडियो बनेंगे, उसके बाद से मेडिसिन का इंट्रोडक्शन शुरू होगा। मेडिसिन के बारे में फिर एक मेडिसिन के बारे में एक वीडियो बनाएंगे। तो मित्रों, हम कल जो बात कर रहे थे उससे आगे चलते हैं। तो उसमें टॉपिक होगा मानसिक शांति ही भरपूर सेहत की कुंजी है। मतलब मैं जो अभी बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आपको ये बताने के लिए कि बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ में मेंटल सिम्टम्स ही मेन भूमिका निभाते हैं, मुख्य भूमिका उनकी ही होती है। तो वो थोड़ी सी मानसिक स्थिति को समझने के लिए ये सारा इंट्रोडक्शन का रूपरेखा बनाई जा रही है। तो मित्रों, ऐसे ये दुख चाहे मानसिक हो या शारीरिक, मन को परेशान कर देता है। आजकल की तेज़ रफ्तार वाली जिंदगी भी मन की शांति को भंग कर देती है, परंतु दुख की सीमा इस बात से नहीं मापी जाती है कि वास्तव में शरीर को या मन को कितनी चोट लगी है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि इस चोट ने रोगी के मन को कितना परेशान किया है। मतलब रोगी के मन को कितना परेशान किया है, इस बात पर निर्भर करती है ये बात। आप ये सब जो मैं बोल रहा हूं वो स्लो मोशन में चला के लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति अपने खोखले दांत को भरवाने के लिए डॉक्टर के पास जाने से डरता है। देखिए, एक कंडीशन, एक सिचुएशन हम समझ रहे हैं। और दूसरा रोगी डॉक्टर से दांत निकलवाने में भी नहीं डरता और दर्द के लिए कोई दवाई की भी आवश्यकता नहीं समझता। एक सिचुएशन तो ऐसी है। जबकि एक अन्य व्यक्ति जिसको खोखले दांत को भरवाने में दर्द है, उसका डर दूर करने के लिए दवाई की ज़रूरत है, परंतु दांत निकलवाने वाले व्यक्ति को दर्द की कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मन शांत है। पर एक का क्या है, दांत निकलवाने के नाम से उसको डर लग रहा है। एक को दर्द भी है, दांत भी निकलवाना है, फिर भी उसका मन शांत है। एक अन्य व्यक्ति पागल हो गया। कैसे? जब उसका प्यारा कुत्ता एक सड़क दुर्घटना में एक कार के नीचे आ गया और उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। एक सिचुएशन ये है। एक और सिचुएशन बताते हैं। ये सब मन की शांति की बात हो रही है कि मन कैसे डिस्टर्ब होता है, और उस मन की अशांति है, उसके आधार पे ही ये बेस्ट फ्लावर रेमेडीज निर्धारित होंगी। यही बात समझाने का प्रयास हमारे इस इंट्रोडक्शन में चल रहा है। जैसे जयेश का इकलौता बेटा सड़क की एक दुर्घटना में मारा गया, मगर उसने इस दुख को बड़ी सहनशीलता से झेला और उसका मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये मैंने 3-4 मेंटल सिचुएशंस आपको बताई हैं। अब क्या होता है, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज की हम बात करें आगे, तो ये क्या होता है, केवल मानसिक पीड़ा के आधार पर दवाइयों को निश्चित करना, दवाइयों को निश्चित करना। ठीक है। प्रेस्क्राइबिंग
medications based solely on mental suffering। केवल मानसिक पीड़ा के आधार पर ये दवाइयाँ निश्चित होंगी। जैसे समझते हैं इसको, किसी व्यक्ति की कितनी मानसिक या शारीरिक चोट है उसके अनुसार यह अंदाज़ा नहीं लग सकता कि उसे कितनी दवाई की ज़रूरत है, परंतु उसको इस मानसिक या शारीरिक चोट से जितनी मन को परेशानी हुई है और मन का संतुलन बिगड़ा है उसके अनुसार दवाई दी जाती है। बेस्ट फ्लो रेमेडीज़ में किसी बीमारी के नाम के आधार पर कोई दवाई नहीं दी जाती। जैसे पेचिस, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द यदि हो तो उसे कोई मरीज, चाहे पेचिस, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द हो, उसे यदि बेस्ट फ्लो रेमेडीज़ में दवाई दी जा सकती है। कब दी जाएगी? जब यह पता चले कि उस बीमारी से उसके मन को क्या परेशानी आई है। तो इसमें हमने दो बातें देखी। बीमारी के नाम से कोई मतलब नहीं है, बीमारी के नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि किसी भी नाम की जो बीमारी है उस बीमारी से उसके मन पे कितनी गहरी चोट है। वो कैसे निर्धारित होंगी? जब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे रेमेडीज़ को, तब आपको उन सिचुएशंस को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगी। लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो मतलब उसके मन पे कितनी चोट आई है गहरी, और उसके मन का संतुलन कैसे बिगड़ा है। यदि रोगी ऐसे ही दर्द महसूस करता है, चाहे वह सिर दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, एक ही दवाई चेरी प्लम, देखिए ये नामों पे आप ऐसी जब दवाइयाँ हैं उनके नाम पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगी। अभी मैं नाम ही लिख रहा हूँ, आप ये समझ लो कि यदि चाहे सिर दर्द हो चाहे कहीं और दर्द हो तो उसके लिए चेरी प्लम दवाई दी जाए। कब? देखिए मेंटल कंडीशन है, जब व्यक्ति असह्य है, अनबियरेबल, जो सहन नहीं किया जा सके, ऐसी पीड़ा यदि वो उसकी मेंटल सिम्टम है कि वो बोल रहा है कि मेरे से तो सहन नहीं होता, तब चेरी प्लम दी जाएगी। यदि दोनों बीमारियों में तकलीफ बार बार आती है, और यदि ये दर्द वाली तकलीफ जो बार बार आती है, तो भी दोनों में एक ही दवाई दी जाएगी जो दोनों में काम आएगी। क्या? व्हाइट चेस्टनट, ये दवा दी जाएगी। बहुत सी पुरानी यानी क्रोनिक बीमारियों में रोगी की मानसिक हालत में परिवर्तन एक जैसा होता है, चाहे रोग शरीर के भिन्न अंगों में हो। ऐसी हालत में सबके स्टेज में बेस्ट फ्लो रेमेडी का एक ही नुस्खा काम आएगा। देखिए मित्रों, हम इंट्रोडक्शन में चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेंथी जरूर हैं, लेकिन केवल और केवल आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी समझ को सही बनाने के लिए, बेस्ट फ्लो रेमेडीज़ की समझ सही बनाने के लिए। बाद में तो 38 रेमेडीज आएंगी और 38 रेमेडीज़ को हम एक एक को पढ़ेंगे और फिर समाप्त। लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि ये बेसिक्स क्या है इसके, इसलिए हम इतनी ये बातें कर रहे हैं। अब क्या होता है बेस्ट फ्लो रेमेडीज़ की एक और विशेषता कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए एक ही नुस्खे का प्रयोग होता है। विभिन्न, अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। प्रकार की बीमारियों के लिए एक ही नुस्खे का प्रयोग, एक ही नुस्खे का प्रयोग। यूज ऑफ दी सेम प्रेस्क्रिप्शन, सेम प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिफरेंट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज। अलग अलग बीमारियों के लिए एक ही नुस्खे का प्रयोग हो सकता है, बशर्ते उसकी मानसिक कंडीशंस सेम हो। कैसे? बेस्ट फ्लो रेमेडीज़ के डॉक्टर के लिए एक अनोखा तजुर्बा होता है। क्या होता है? अनोखा एक्सपीरियंस, तजुर्बा। जब विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए एक ही नुस्खे का प्रयोग होता हो। हर व्यक्ति जानता है कि जो आदमी बीमार होता है वो अपनी पहली वाली साधारण अवस्था में नहीं रहता, उसका स्वभाव बदल जाता है। डॉक्टर बैच का कहना था कि किसी रोगी की बीमारी की तरफ ध्यान न दो, अपितु ध्यान दो कि उसके स्वभाव में क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब क्या है कि जब रोगी रोग आने से पहले स्वस्थ होता है और रोग आया तो उसका मानसिक स्वभाव ही बदल गया। तो हमें क्या करना है? डॉक्टर बैच ने क्या बोला कि हमें रोग नहीं, हमें ये देखना है कि रोग होने के बाद उसके मानसिक स्वभाव में क्या परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन, ये जो फर्क पड़ा है मानसिक स्वभाव में, हमें इसको देखना है कि ये रोगी बोलता है कि रोग आने से पहले ये कंडीशन उसकी सही होती है, ये मानना पड़ेगा, और उसके बाद में रोग आया तो उस रोगी की मानसिक अवस्था में क्या परिवर्तन आया, उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन आया, हमें ये नोट करना है। इसी के आधार पे दवा का चयन होगा। अब जैसे हम बात करें बेस्ट फ्लो रेमेडीज़ की 38 दवाइयाँ होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि संक्षिप्त में ये देखते हैं कि उस बेस्ट फ्लो रेमेडीज़ की कुछ, जैसे 38 में से 12 दवाइयाँ कुछ अचूक है, उनको संक्षिप्त में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जिन मेंटल सिम्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ की 12 अचूक दवाइयाँ। बेस्ट फ्लो रेमेडीज़ की 12 अचूक दवाइयाँ। 12 इफेक्टिव मेडिसिन्स ऑफ बेस्ट फ्लावर, या हम इनको क्या बोल सकते हैं? द 12 हीलर। द 12 हीलर्स। ये 12 अचूक दवाइयों के बारे में बात करते हैं। समझिए, डॉक्टर बैच ने शुरू में 12 किस्म के मानसिक लक्षणों की खोज की थी। देखिए 38 बाद में हुई हैं, पहले 12 लक्षण के क्या सिम्टम्स की खोज की? 12 तरह के मानसिक लक्षण। बारह तरह के मानसिक लक्षणों की खोज की, क्योंकि उनका आधार ये था कि बेसिकली देखिए डॉक्टर बैच भी एक होम्योपैथ डॉक्टर, पहले एलोपैथ डॉक्टर थे, फिर बाद में वो होम्योपैथी की तरफ बढ़े और उसके बाद में फिर उन्होंने ये चीज़ें ईजाद की कि ये 12 तरह के मानसिक लक्षण होते हैं, इनके आधार पे ही व्यक्ति बीमार होता है और उसकी मानसिक परिवर्तन होते हैं। अब देखिए फिर आगे उन्होंने क्या कहा कि ये जो 12 तरह के लक्षण हैं, मूड हैं। लक्षण क्या है? मूड है, आपके जो मनोभाव हैं वो हैं। इन मनोभावों के, इन मूड्स की खोज की और उन्होंने बताया कि जिनका प्रभाव मनुष्य की मानसिक अवस्था अर्थात मनोदशा पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? मनोदशा पर। 12 तरह के मनोदशाएं उन्होंने बात की। अब मानसिक अवस्था यानी मनोदशा पर प्रभाव डालने वाले इन लक्षणों के लिए 12 विशेष फूलों की, 12 कितने फूल है ये? 12 तरह के फूल, और इनके अर्क से, उनके एसेंस से बनाए उन्होंने, जिनसे मन की स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है, जिससे हर मनोदशा परिवर्तन पर प्रभाव का मुकाबला कर सकते थे। इन लक्षणों को 12 अचूक दवाइयाँ या 12 हीलर या 12 हीलर मेडिसिन्स, इनके नाम से इनको जाना गया। डॉक्टर बैच ने अपनी प्रैक्टिकल बेस पे, प्रायोगिक आधार पर ये दवाइयाँ रोगियों को देना प्रारंभ किया, देनी शुरू कर दी उन्होंने 12 तरह की।
अपना उन्होंने कंसेप्ट बनाया। देखिए शुरू में कोई रिसर्च होता है तो पहले कंसेप्ट ही बनते हैं, मानना है ऐसा 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 होता है। अब वो ऐसा ऐसा होता है वो हम किस किस पैरामीटर पे तय करेंगे, फिर उसको हम फिर सत्यापित करते हैं। तो ये इस तरीके से कंसेप्ट बनाया और उन्हें और दवा देना शुरू कर दिया और उनके लक्षणों को देखना शुरू किया कि इन दवाओं की कामयाबी जो है उसका मतलब, इसका कामयाबी का मतलब इसकी सकारात्मक परिणाम। और इनके इस दवाइयों की जो कामयाबी मिली, सकारात्मक परिणाम मिले, उससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी उन्होंने छोटी सी इन 12 दवाइयों पे। उनको नाम दिया द 12 हीलर्स। और ये बुक आई थी कब? 1933 में। कौन सी बुक आई थी? द 12 हीलर्स। मात्र 12 तरह की दवाइयाँ उन्होंने फिर बाद में ये की और उनसे उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट देख के उनके जो परिणाम आए, सकारात्मक परिणाम आए, उससे उन्होंने फिर प्रभावित होकर के ये 12 दवाइयों के बारे में एक बुक में लिख दिया। उस बुक का नाम था द 12 हीलर्स। और ये कब आई? 1933 में ये 12 हीलर नाम की बुक उन्होंने लिखी। अब हम इन मूल 12 दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो डॉक्टर बैच ने बैच फ्लावर थेरेपी में अपना प्रैक्टिस शुरू किया, अपना अभ्यास जिन 12 दवाइयों को लेकर के शुरू किया, उन 12 दवाइयों के बारे में हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे 38 दवाइयों में, कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम। लेकिन पहले हम एक संक्षिप्त कर लेते हैं, उसके मनोभावों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके मनोभावों को समझने की कोशिश करते हैं। अब पहली क्या है, जैसे मैं बताऊं, रोकरोज। क्या है? रोकरोज। मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इनके लैटिन नाम भी पढ़ाऊंगा, आपको इनके सबके लैटिन नाम बताऊंगा, क्योंकि ये पौधे ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो लैटिन नाम से आप समझेंगे। तो वैसे सामान्य रूप में रोकरोज। अब देखिए रोकरोज किसको दिया जाएगा? उन रोगियों के लिए जो पूर्ण रूप से भयभीत हो चुके हों। क्या हो चुके हों? पूर्ण रूप से भयभीत हो गए हों और जिन्हें क्या लगता हो? बहुत ज़्यादा डर लगता हो, अत्यधिक डर, जिन्हें अत्यधिक डर लगता हो। फॉर द दोज हु आर टेरर स्ट्राइकन हु हैव एक्सट्रीम फियर, मानसिक रूप से भयभीत हो और उन्हें अत्यधिक डर लगे, उस कंडीशन के लिए। अब देखिए दूसरी की बात करें, ये संक्षिप्त में बता रहे हैं, डिटेल तो आपको बहुत मिलेगी आगे। म्यूमुलस किस कंडीशन में दिया जाएगा, किस मानसिक स्थिति में दिया जाएगा? ये उन लोगों के लिए है जो किसी चीज से डरते हैं, जिसका भी नाम ले सकते हैं, मतलब ज्ञात चीजों से डर। मेरे को तो फला नाम की चीज से डर लगता है, मेरे को फला कुत्ते से डर लगता है, मतलब ज्ञात हो गया किससे डर लगता है? कुत्ते से। मुझे टीचर से डर लगता है, तो ज्ञात हो गया कि भाई डर जो है, डर का कारण क्या है? ज्ञात है। तो ज्ञात चीजों से डर लगे, जिसका वो नाम ले सकते हो कि फला चीज से मुझे डर लग रहा है। कुत्तों का डर, शिक्षकों का डर, परीक्षाओं का डर, गरीब हो जाने का डर, या भविष्य की असुरक्षा। समझ गए बात? कि हम जिस डर का नाम ले सकते हैं उस तरह का ज्ञात डर, नॉन फियर हो तो म्यूमुलस होगी। अब देखिए हम बात करते हैं तीसरी, सिराटो। अब ये सिराटो किन लोगों की किस मानसिक दशा में देंगे? ये दवा उन लोगों के लिए है जो अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा नहीं करते। क्या नहीं करते? जो अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा नहीं करते हैं। पूछते रहते दूसरों से, क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या, या ये है क्या, बार बार, मतलब उसको पता है कि मैं सही है फिर भी पूछ रहे हैं। तो कहने का मतलब जो अपने निर्णय पर भरोसा नहीं करते।
वे अपने व्यक्तिगत मामलों में हमेशा दूसरों की सलाह लेते हैं और अक्सर क्या होते हैं, गुमराह होते हैं। उसको पता है मैं सही कर रहा हूं, फिर भी वो लेंगे सलाह, और फिर क्या होगा, उन सलाहों से वो गुमराह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गुमराह, ये गुमराह हो जाते हैं। अक्सर अक्सर उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो फॉर दोज हु डोंट ट्रस्ट देयर ओन जजमेंट, they always seek others advice in their personal affairs and are often misguided। क्या हो जाते हैं, मिसगाइडेड, मिसगाइडेड हो जाते हैं अक्सर। अब देखिए चौथी किस मानसिक दशा में दी जाएगी, चौथी दवा है स्क्लेरेंथस। स्क्लेरेंथस, स्क्लेरेंथस, स्क्लेरेंथस का देखिए अब ये किसको दी जाएगी, किस मनोदशा पे दी जाएगी। ये स्क्लेरेंथस उन लोगों के लिए है जो दो विकल्पों के बीच निर्णय ले सकते हैं। जैसे होती है ना, कोई महिला गई किसी दुकान पे, तो ये पसंद, दो साड़ी हो गई, तीन हो गई, ये लूं या ये लूं, ये लूं या ये लूं। तो मतलब क्या हो गया कि दो विकल्पों के बीच, दो विकल्पों के बीच निर्णय नहीं ले सकते, निर्णय नहीं ले सकते। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे महिलाएं परचेजिंग करने जाएंगी, दो चीज़ें पसंद आएंगी, ये लूं या वो लूं। ऐसे ही कोई भी इंसान में हो सकता है, मैं इसमें एडमिशन लूं या नहीं लूं। कई बार एग्ज़ाम देने जाता आदमी, दो विकल्प उसको पता है सही है, फिर भी सोचता है नहीं ये कर दूं क्या या ये कर दूं। तो इस तरह की जो मनोदशा होती है कि जो दो विकल्पों के बीच निर्णय नहीं ले सकता, ऐसे लोगों की स्क्लेरेंथस दी जाएगी। वे अपने स्वयं के निर्णयों के बारे में कभी सुनिश्चित नहीं होते कि मैंने जो निर्णय लिया वो सही है, वो अपने निर्णय के प्रति सुनिश्चित नहीं होते कभी भी, और उन पर टिके नहीं रहते। निर्णय ले लिया, सुनिश्चित नहीं है, और फिर उन पर टिकना भी नहीं है। दो विकल्पों के बीच निर्णय भी नहीं लेना है और निर्णय पे टिके भी नहीं रहना है। लेकिन वे अपना निर्णय लेने में किसी की मदद नहीं लेते। देखिए सिराटो क्या ले था, दूसरों से मदद ले रहा था अपने निर्णयों पे और गुमराह हो रहा था। और इधर ये क्या करता है, दुविधा में तो है विकल्पों के बीच में, लेकिन निर्णय लेने में जो है अपना स्वयं ले लेता है। वो किसी का मुहताज नहीं होता निर्णय लेने में। स्क्लेरेंथस, देखिए ये बिल्कुल छोटे से चेंजेस हैं, बिल्कुल माइनर से डिफरेंस है इनमें। एक निर्णय पर भरोसा नहीं करता और वो दूसरे से गाइडेंस लेता है और मिसगाइड हो जाता है। दूसरा निर्णय कर नहीं पाता है, लेकिन जब ये निर्णय करता है तो दूसरे के क्या मोहताज नहीं रहता, वो अपने निर्णय स्वयं करता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको ये बोलेंगे, फॉर दोज हु कैन नॉट डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शंस, दे आर नेवर sure but they own decision but about their own decisions and do not stick to them, but they not seek to anybody's help in making their decisions। अब देखिए पांचवी दवा की बात करते हैं, वो क्या है, जेंशियन। अब देखिए जेंशियन का समझिए आप, ये जेंशियन जो है वो उन लोगों के लिए है जो आसानी से हतोत्साहित हो जाते हैं। कोई भी उनको कोई बात कह दे और वो हतोत्साहित हो जाएं, आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए आसानी से हतोत्साहित हो गए, फिर यानी कहने का मतलब कोई काम करें और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं उस चीज से, और जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। निराशावादी दृष्टिकोण, नेगेटिव विचारधारा, और हमेशा तस्वीर के अंधेरे पक्ष को देखते हैं। किसी भी चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट को वो देखते हैं, उसमें चाहे कितनी अच्छाइयां हो, सकारात्मक चीजें हो, वो नेगेटिव एस्पेक्ट को ही देखते हैं।
लेकिन दूसरा सिम्टम्स में साथ होना चाहिए, वो हतोत्साहित होते हैं बहुत जल्दी। ऐसा टेंशन का लक्षण होता है। अब हम बात करें किसकी, क्लैमाइटिस। ये वो दवाइयों के नाम चले जो शुरू में 12 दवाइयाँ उन्होंने खोजी और 12 दवाइयों को उन्होंने अपने प्रैक्टिस में काम में लिया और उनसे जो रिजल्ट निकले उसके आधार पे उन्होंने ये सब चीज़ें, क्योंकि उन्होंने माना था कि 12 मूड जो होते हैं ना, वही 12 मूड जो है, फिर बाद में और मूड्स जो चेंजेस होते हैं उनका खोज हुई और फिर बाद में वो 38 तक पहुँच गई, ऐसे करके। क्लैमाइटिस, क्लैमाइटिस। अब देखिए क्लैमाइटिस की देखिए मनस्थिति, देखिए क्लैमाइटिस की मनस्थिति में देखिए, अब ये क्या लोग होते हैं, दिवा स्वप्ने देखते हैं, यानी स्वप्निल होते हैं। क्या होते हैं, स्वप्निल, स्वप्निल होते हैं, सपने देखते रहते हैं, वर्तमान के प्रति सचेत नहीं होते। क्या है, वो प्रेजेंट में नहीं जीते, यानी वर्तमान के प्रति सचेत नहीं होते हैं और उज्जवल भविष्य के, मतलब अपने अपने ब्राइट फ्यूचर के सपने देखते रहते हैं। करना कुछ नहीं है कि भाई ब्राइट फ्यूचर तब आएगा जब हमें कुछ करना है, हमें पढ़ना भी पड़ेगा, हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब हमारा ब्राइट फ्यूचर बनेगा। ऐसा तो वो करते नहीं है। और वो क्या करते हैं, खाली दिवा स्वप्न देखते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करने से ये करूंगा, ये क्लास पास कर लूँगा, वो कर लूँगा, या ये धंधा कर लूँगा, उसमें इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, ये सब चीज़ें करके और वो दिवा स्वप्न देखता रहता है। इस प्रकार की मनस्थिति होती है। चाहे वह किसी बिजनेस का मामला हो, पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे वह स्वास्थ्य का मामला हो, यानी बीमारी का मामला हो, इस बीमारी में ऐसा करवा दूंगा, ऐसा कर लूँगा, वहाँ चला जाऊँगा, ये ठीक हो जाएगी, वो हो जाएगी, ऐसे करके वो लोग करते हैं। अब देखिए वर्टिगो की एक ऐसी स्थिति है, अर्थात उन व्यक्तियों के लिए जो शेख चिल्ली की तरह बड़े बड़े भविष्य के सपने देखते हैं और आज की प्रेजेंट वर्तमान की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देते, कि वो ये नहीं सोचते मैं फ्यूचर की बात तो सोच रहा हूँ लेकिन मैं मेरा वर्तमान तो सही करूँ, क्योंकि ये वर्तमान जब मेरा सही होगा, वर्तमान यानी प्रेजेंट मेरा सही होगा। आज मैं किसी कक्षा में पढ़ रहा हूँ, यदि मैं आज मेहनत करूँगा तब आगे की जो मेरी जो कैरियर बनेगा तो वो क्लासेस मेरी सही निकलेंगी। जब यदि मैं आज ही परसेंटेज नहीं बनाऊँगा, आज मैं ढंग से पढ़ाई नहीं करूँगा, तो मैं आगे के मेरे फ्यूचर को कैसे निर्धारित कर पाऊँगा। लेकिन बस हमें अपना प्रेजेंट सही करना नहीं है और हम भविष्य के सपने देखते रहें। इस तरह का मनोभाव जो है वो क्लैमाइटिस का होता है। अब देखिए 7वीं दवा कौन सी, वाटर वायलेट। वाटर वायलेट, ये वाटर वायलेट। अब वाटर वायलेट देखिए ये किसके लिए होगी, ये उन लोगों के लिए है जो अकेले रहना चाहते हैं, अकेले, ना किसी से मिलना ना किसी से जुलना, कमरा बंद करके बैठ गए, चाहे वे स्वस्थ हों या बीमार हों, लेकिन रहना अकेला है। वे बहुत शांत विनम्र लोग होते हैं जो कभी दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, ना तो अपने में चाहते हैं ना दूसरे में करते हैं, और दूसरों को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं देते। अकेलापन उनके चरित्र का मुख्य लक्षण है। क्या है, अकेलापन, अकेलापन, लोनलीनेस। ये अकेलापन जो है वो इसके चरित्र का, इसका मुख्य चरित्र है। क्या है, मुख्य चरित्र, ये इसका क्या है, मुख्य चरित्र है। और ये ही उसके मुख्य चरित्र का तत्व है, अकेलापन। अकेलापन, न तो मैं मेरे काम में किसी को डिस्टर्बेंस आता हूं, न मैं दूसरे के काम में करता हूं, इस तरह का अकेलापन। अर्थात उन लोगों के लिए है ये दवा जो अपने आप में मस्त रहते हैं, सुख या दुख में वह अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी दूसरे काम में दखल नहीं करते और न ही किसी दूसरे के दखल को सह सकते हैं। इस प्रकार का ये मेंटल सिम्टम इसका वाटर वायलेट का होता है। अब देखिए हम आठवीं दवा हम पहुंच जाते हैं, बात करते हैं वो क्या, इम्पेशेंस। ये दवा इम्पेशेंस नाम से पता लगता है, अधीरता। ये दवा जो है किस लोगों के लिए, अधीर लोगों के, जिनको धैर्य नहीं है, जिनको धैर्य नहीं रख सकते, जो धैर्य नहीं रख सकते,
नाम से पता लग रहा है कि जो अधीर होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है, धैर्यवान नहीं होते। इम्पेशेंस उन लोगों के लिए जो अपने विचारों और कार्यों में बहुत तेज होते हैं, वे दूसरे के कार्यों में भी किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी किसी को कोई काम कहा वो नहीं हुआ तो बर्दाश्त नहीं है देरी। यदि कोई दूसरा अपने कार्यों में बहुत धीमा है, यानी बहुत धीरे धीरे काम करता है, तो वे परेशान हो जाते हैं। उसके लिए इंतजार करना बहुत परेशान करने वाला होता है। वे बेचैन होते हैं और आसानी से चिढ़ जाते हैं। वे अकेले काम करना पसंद करते हैं ताकि वे अपनी गति से काम कर सकें। समझे आप? कहने का मतलब वो अपना खुद का खुद काम कर ले भाई, दूसरे को यदि कोई काम बताएगा वो धीरे करेगा, फिर उसको गुस्साएगा। इस प्रकार का अधीरता उसमें होती है। किसमें? इम्पेशेंस में। अब हम बात करते हैं नवी जो दवा है उसकी। जो नवी दवा है, नवी दवा है क्या है? एग्रीमनी। ये क्या है? एग्रीमनी। अब एग्रीमनी की बात करें हम तो ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी कीमत पर शांति चाहते हैं। किसके लिए? हम बोलते हैं ना यार ये दे दे, इसको दे दे यार, शांत हो जाए, बस शांति तो मिले, कुछ भी छोड़ दे जाए इसे, ले भाई तू ले ले, कम से कम शांति तो मिलेगी। इस तरह की मनोभाव होते हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए जो किसी भी कीमत पर शांति चाहते हैं। क्या करते हैं? किसी भी कीमत पर शांति चाहते हैं। ये क्या करते हैं? किसी भी कीमत पर शांति चाहते हैं। वे बहस से बचते हैं। किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं करते, किसी से बहस से बचते हैं। यानी किसी भी हालत में वाद विवाद और झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। ये मनोदशा होती है एग्रीमनी की। मतलब राड से बाढ़ भली, इस प्रकार की कहावत होती है ना कि ये लोग ऐसे होते हैं कि यार बढ़ने दे इसको, को जाने दे इसको, लेट गो, हम अपनी शांति से रहें। वे बाहरी शांति के मुखौटे से अपने भीतर की उथल पुथल को छिपाने में बहुत माहिर होते हैं। देखिए एक की सिम्टम और देखो, बाहर से हंसते रहेंगे, अंदर उसको कितना भी दुख है, लेकिन बाहर से अपने दुख के अंदर के दुख को बाहर नहीं दिखाएंगे। कहने का मतलब शांति के मुखौटे से, बिल्कुल शांत है जी हम, वो मुखौटा अंदर तो उथल पुथल चल रही है और शांति के मुखौटे को हम लगाए हुए हैं। मतलब इसको, मतलब इस मन की उथल पुथल को छिपाने में वो माहिर होते हैं। किसमें? उथल पुथल को। किसकी? उथल पुथल किसकी? मन की। मन की उथल पुथल को छिपाने में वो माहिर होते हैं। अर्थात वो अपना दुख चुपके से सहन कर सकते हैं, सहन करते हैं और बाहर से अपने आप को खुश हम संतुष्ट दिखाते हैं। अंदर कितना ही दुख हो लेकिन बाहर से हम खुश और संतुष्ट दिखाएंगे। ऐसा इसकी मनोदशा होती है। जब वे अकेले होते हैं तो वे आमतौर पर मन या शरीर में बहुत दुखी और व्यथित होते हैं और अपनी यातना को सहने में मदद के लिए फिर क्या करते हैं? जब अंदर अंदर घुटते हैं मन में, बाहर से हंसी दिखावा और अंदर की अशांति, मन में अशांति और बाहर शांति का दिखावा, उसमें क्या करते हैं वो? फिर ये संभव है कि कभी कभी वो ड्रग्स का या शराब का, अपने मन की फिर शांति करने के लिए क्या करते हैं? या तो ड्रग्स का सहारा लेते हैं या शराब का सहारा लेते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है यदि उसको समय पे नहीं संभाला गया तो। लेकिन समाज में वे अपने हास्यभंगी या जोरदार हंसी के साथ बहुत खुश मिजाज दिखते हैं। देखिए कैसी एग्रीमनी की एक तो विचित्र समस्या। शांति चाहते हैं किसी भी कीमत पे, क्या यार कोई भी हो बस जाने दे उसको, हम अपने शांति से रहें। अब क्या करते हैं? मन में रखते हैं दुख को छिपाते हैं, बाहर हंसी मुंह चेहरे पे, मन की उथल पुथल को छिपाना, चेहरे पे हंसी आना और फिर उस मन की उथल पुथल को दूर करने के लिए ड्रग्स या शराब का सहारा लेना। अब ये लोग क्या करते हैं? मनोविनोद, हास्य विनोद भी खूब करते हैं। खूब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दिखाना है मन पे कि मैं खुश हूं, अंदर से कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा दिखावा करेंगे, हास्य करके, हंसी मजाक करके दिखावा कर रहे हैं।
और हंसते जोरदार है, कोई सोचेगा पता नहीं कितना खुश मिजाज है, कितना प्रसन्न है, लेकिन उसका दुख तो वही जानता है उसके अंदर से क्या दुख होता है। वो ऐसा छुपाने की कोशिश करता है उस दुख को। जोरदार हंसी होती है, ठाके के साथ हंसते हैं, खूब मनोविनोद करते हैं, खूब हास्य व्यंग करते हैं, मन में उनके उथल पुथल रहती है, और उस उथल पुथल को ढकने के लिए वो शराब और ड्रग्स का सहारा ले सकते हैं और बाहर अपने चेहरे पे हंसी खुशी दिखाते हैं। ये एग्रोमनी का लक्षण होता है। अब देखिए एग्रोमनी का चरित्र आपने देखा। अब एग्रोमनी का जो चरित्र देखा आपने, उसके बाद में देखेंगे हम 10वें नंबर की 12 दवाइयाँ देखनी है ना अपने को। ये देखिए क्या है, सेंटोरी, CENTAURY, सेंटोरी। अब सेंटोरी कैसे होते हैं? सेंटोरी दवा उन दयालु, शांत और अच्छे लोगों के लिए है जो दूसरों की सेवा करने में बहुत उत्साही होते हैं, बहुत जोर शोर से दूसरों की सेवा करते हैं। कमजोर इरादों के कारण, देखिए इधर भी देखिए एक लोचा आ गया ना, दूसरों की सेवा तो कर रहे हैं, दूसरों की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? उनके खुद के इरादे कमजोर होते हैं, तो उन कमजोर इरादों को ढकने के लिए वो दूसरों की सेवा करते हैं। वे अपनी कीमत पर दूसरों की सेवा करने से इनकार नहीं कर सकते। उनको यदि कोई काम बता दिया जाता है तो भले ही उनको खुद को समस्या आ जाए, लेकिन वो उस काम के लिए मना नहीं कर सकते। इस प्रकार का जो मन स्थिति होती है कि ये इनके कमजोर इरादे होते हैं, वे अपनी स्वयं की कीमत पर दूसरों की सेवा करने से इनकार नहीं कर सकते। वे बेईमान लोगों के लिए स्वेच्छा से बिना वेतन के गुलामों की तरह काम करते हैं। जो फुटमेट होता है ना, पायदान दरवाजे पे, उस दरवाजे के पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो अपने कमजोर इरादों की वजह से उसका ये बात सहन करते रहते हैं और उसके लिए बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। अर्थात वो भद्र पुरुष जो लोक सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं, किसके लिए दवा है? वो ऐसे अच्छे आदमी, ऐसे भद्र व्यक्ति, भद्र पुरुष जो केवल दूसरों की सेवा को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं। मानसिक रूप से वह इतने कमजोर होते हैं कि किसी की नाजायज मांग को नहीं ठुकरा सकते। वो लोगों की नाजायज मांगों का शिकार होते रहते हैं। अब देखिए 11वीं दवा। 11वीं दवा क्या? चिकोरी, CHICORY, ये होती है चिकोरी। चिकोरी, अब ये चिकोरी का क्या, कैसी, किन लोगों का है ये स्वभाव? देखिए वो क्या है, उन लोगों के लिए जो दूसरों की ज़रूरतों के प्रति सजग रहते हैं, दूसरों की सुविधा के लिए सब कुछ सही करने का ध्यान रखते हैं और जाहिर तौर पर केवल दूसरों के लाभ के लिए काम करते हैं। लेकिन इस निस्वार्थ सेवा के पीछे उन लोगों के जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा है जिनके लिए सेवा की जाती है। इसमें एक स्वार्थी उद्देश्य छिपा रहता है। देखिए जैसे कोई लेडी होती है, अपने घर में बिना किसी सुख सुविधा के बिल्कुल सजगता से हर व्यक्ति का मतलब ध्यान रखती है, भाग भाग के काम करती है, और लेकिन ये जो निस्वार्थ सेवा है उसके पीछे एक स्वार्थ छिपा हुआ है। क्या? कि जिसकी मैं सेवा कर रही हूं वो लोग मेरी मर्जी के अनुसार चलता रहे, यानी जो काम करने वाली है उसके अनुसार वो चलते रहे, इसलिए वो काम करती है, अच्छा बनती है, हर व्यक्ति का ध्यान रखती है, छोटे छोटे काम का ध्यान रखती है, घर के हर सदस्य का ध्यान रखती है। किस लिए? कि मेरी बात मानते रहें और मेरे अनुसार चलें। अर्थात चिकोरी उन लोगों के लिए है जो दूसरों की जरूरतें पूरी करने का बहुत ध्यान रखते हैं, मगर इसके बदले में वह चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति इनकी सेवा के बदले इनकी मर्जी के अनुसार चलता रहे, और अगर ऐसा न हो तो वो क्या करते हैं? वे रोते हैं कि मैंने तो सबका ध्यान रखा, एक एक आदमी का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, कोई मेरा कहना नहीं मानता, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, कोई मेरे लिए नहीं है, मैं सबका काम करती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता है। और फिर क्या होता है? अंत में घर के एक कोने में बैठ के आंसू बहाते हैं, रोते हैं। ये स्थिति होती है चिकोरी की। अब चलते हम अगली दवा पे। जैसे वर्वेन, अगली दवा क्या? वर्वेन। क्या है? वर्वेन। अब वर्वेन का क्या है? वर्वेन किसके लिए होती है?
जो जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत उत्साही होते हैं, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण जो होता है वो बहुत उत्साही होते हैं, बहुत सक्षम होने के कारण और कुछ विचारों की सत्यता के बारे में दृढ़ता से आश्वस्त होने के कारण वे मिशनरी उत्साह, मतलब बिल्कुल मिशनरी जोश जिसको हम बोले, उसकी तरह से दूसरों को अपने सोचने के तरीके से सहमत करने और परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। नहीं समझे? मतलब दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरे विचारों के अनुसार वो चले, इसलिए जीवन के अपने खुद के दृष्टिकोण को दूसरे के ऊपर आरोपित करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसके दृष्टिकोण से सहमत हो जाए और वो परिवर्तित हो जाए। ऐसी कोशिश ऐसे वर्वेन वाले लोग करते रहते हैं। काम करने के प्रति अपने अति उत्साहीपन में वे अपने व्यस्त जीवन में आराम पाने में विफल हो जाते हैं और वो इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं, तो अपने जीवन में वो आराम भी नहीं कर पाते और इस वजह से उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से खराब हो जाता है, स्वास्थ्य पतन की ओर हो सकता है। उसका मन हमेशा तनाव में रहता है। अर्थात वे लोग जो बहुत उत्साही होते हैं, जिस काम में भी जुट जाएं पूरे जोर, लगन और जरूरत से ज़्यादा उत्साह के साथ करते हैं, उनका मन हर वक्त तनाव में रहता है, क्योंकि उन्हें तो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत सारा काम करना है ना, इसलिए। तो मित्रों, ये थी 12 दवाइयां। अब क्या होता है, इन 12 दवाइयों की खोज करने के बाद और उनके सफल परिणाम देखने के बावजूद भी डॉक्टर बैच ने अपनी खोज जारी रखी। इन 12 दवाइयों के सफल परिणाम देखने के बाद भी खोज जारी रखी। डॉक्टर बैच ने अपनी खोज जारी रखी। इन दवाइयों के सफल इलाज के बावजूद वे अपने फूलों की खोज करते रहे, जिससे इस इलाज में और सफलता मिल सके। कई बार जब इन 12 दवाइयों के बावजूद किसी मरीज को ठीक न कर सके तो भी उनको नई औषधियों की जरूरत महसूस हुई। इन औषधियों की खोज का एक और कारण यह भी था कि उन्होंने अनुभव किया कि दुख यानी तकलीफ अलग अलग रोगियों की मानसिक दशा में भिन्न भिन्न रूप से असर करती थी। यह तो हर व्यक्ति को पता है कि जब शरीर को बहुत दर्द होता है तो कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ उदास हो जाते हैं, कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ उदास हो जाते हैं और कुछ लोगों को चिड़चिड़ा बना जाता है। और कई आदमी चाहते हैं कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए, ना किसी से बात करनी, ना कोई उससे बात करे। और कुछ आदमी प्यार दिलासा चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि मेरे को दिलासा मिले, मेरे को लोग देखें, मेरी तरफ ध्यान आकर्षित हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मर्ज की परवाह नहीं करते, तो इससे मालूम होता है कि उसका स्वभाव ठीक रखने के लिए अलग अलग दवाई की जरूरत होगी। ये देखो, मैंने 4-5 बातें बताई, उनमें 4-5 तरह के मनोभाव और आ गए, तो दवाइयाँ फिर अलग अलग होंगी। इससे यह पता चलता है कि तकलीफ के कारण के आधार पर दवाई नहीं दी जाती है, बल्कि तकलीफ की वजह से मन पर असर होता है, जैसा हमने पहले बताया था, उसके लिए दवाई दी जाती है। तकलीफ के कारण पे नहीं, तकलीफ की वजह से जो मन पर असर हुआ उस असर के लिए दवाई दी जाती है। मन का संतुलन कायम रखने से रोगी को चैन मिल जाता है, चैन मिल सकता है। शरीर को दुखित करने के अनेक कारण हैं, मगर इन दुखों के कारण मानसिक अवस्था में जो बिगाड़ पड़ते हैं वे थोड़े ही हैं। डॉक्टर बैच इस खोज में थे कि मनुष्य के स्वभाव को बिगाड़ने के कितने संभव तरीके हैं। 6 साल की मेहनत के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि मनुष्य के स्वभाव में कुल 38 तरह के परिवर्तन आ सकते हैं। कितने तरह के? पहले 12 की थी, फिर उन्होंने 38 तरह के मनुष्य के मूड में परिवर्तनों को खोजा और यह उनका अंतिम फैसला था। अंतिम रूप से उन्होंने यह माना कि ये 38 तरह के मूड चाहिए होते हैं, ना कम ना ज्यादा। और उनका यह अंतिम फैसला था कि ये 38 दवाइयां ही मनुष्य की हर बीमारी को दूर कर सकती हैं।
इंसान के स्वभाव में किसी परिवर्तन के लिए एक दवाई निश्चित है। और फिर अंत में एक उपहार के रूप में उन्होंने इनमें से 5 दवाइयों को, कितनी को, 5 दवाइयों को मिलाकर रेस्क्यू रेमेडी बनाई। इसलिए 38 + 1, 38 तो मूल दवाइयाँ, फिर इनमें से एक दवाई बनाई 5 को मिला के, तो ये हो गई 39। और ये जो रेस्क्यू रेमेडी है वो किसी भी पैथी में सबसे अच्छा प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट एड। हम देखेंगे जब ये रेस्क्यू रेमेडी पढ़ेंगे तब। तो रेस्क्यू रेमेडी के बारे में संक्षिप्त में तो अभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मित्रों, यदि आपको कोई सुझाव हो आपके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। और यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और ख़ास बात, इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों, नाते रिश्तेदारों को भी पहुंचाएं, उनको भी फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो किसी भी अन्य मेडिकल कंडीशंस या मेडिसिन्स या मेडिकल एडवाइस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये केवल इसलिए है कि आप इन चीज़ों को समझ के अपने आप को स्वस्थ रख सकें और किसी को तो स्वस्थ रहने में हेल्प कर सकें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।